हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस स्टडीज़ फॉर +2 कॉमर्स, और जो हमारा चैप्टर है डैट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हम 2 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ का भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का हिंदी मतलब होता है प्रबंध करना। देखो, सबसे पहला फंक्शन जो है डैट इज़ दी प्लानिंग, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है डैट इज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर हर चीज़ को अरेंज करना है और सिस्टमेटिक मैनर के अंदर करना है, ताकि जो हमारे लिमिटेड सोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो जब मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जैसे प्लानिंग से हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। करने के बाद क्या होता है कि हम देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ कॉमन है उनको एक ग्रुप में डालना है, कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा। तो व्हेन द मैनेजर दे आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, इट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि हमारे जो सिस्टम है उसको डेवलप करता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वहाँ से हम देखते हैं कि हमने क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एक जैसी एक्टिविटीज़ को हम एक ग्रुप के अंदर डालते हैं। फिर उसी तरह काम को जो होता है डिफरेंट पर्सनस को असाइन किया जाता है उनकी स्किल्स के मुताबिक, और वो लोग काम करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेसिफिक गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है डैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेसफुल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, जो हमने काम करना है, उसके बेसिस पे हम जो टास्क हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं, उनका बीच में रिलेशन क्या है, और फिर किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ड्यूटीज़ असाइन करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन and bringing together the physical, financial and human sources to establish most productive relation for the achievement of specific goal of the organization। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है प्रबंध करना। देखो, पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, प्लानिंग के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, और उनको करने के लिए हमें क्या फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन सोर्स चाहिए होंगे, और किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव हो सके। जैसे मान लो स्कूल जो है कोई फेट ऑर्गेनाइज कर रहा है, या अभी दिवाली का सीज़न है तो दिवाली मेला लगा रहा है, तो वहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स को डिफरेंट ड्यूटीज़ दी जाती हैं, उनको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है, जिसको मतलब स्टूडेंट्स के अंदर भी एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है, ताकि स्टूडेंट उसको रिपोर्ट करे और वो अपने जो टीचर्स के अंदर कोऑर्डिनेटर है उसको रिपोर्ट करे। और ये जो प्रबंध होता है इसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इसी तरह जैसे स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट फंक्शंस होते हैं, तो उनको जो है प्रॉपर एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जो है हर एक्टिविटीज़ को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद कमेटीज़ बनाई जाती हैं और एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है, और कमेटीज़ के साथ क्या होता है कि स्टूडेंट्स लगाए जाते हैं ताकि काम को सिस्टमेटिक मैनर के अंदर ख़त्म किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग। देखो, सबसे पहले क्या है कि हमने आइडेंटिफाई करनी है एक्टिविटीज़, फिर उसको ग्रुप करना है, फिर उसके बाद जो है लोगों को काम असाइन करना है, उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है, और वहाँ पे उनका किसको आपने रिपोर्ट करना है, ताकि लोग जो है काम को इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकें। Organizing is a group of people who are cooperating under the direction of leadership for the accomplishment of a common end. To organize a business is to provide with everything useful to its functioning। के हेनरी फ्योल के मुताबिक ऑर्गेनाइज का मतलब है कि बिजनेस के अंदर जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करना, जैसे रॉ मटेरियल, मशीन, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सोनल, एवरीथिंग, ताकि हम अपने काम को स्मूथली विदाउट एनी
डिस्टर्बेंस कर सकें। तो ये जो है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, या इसको हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसको वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमें प्लानिंग में सेट करते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम वेरियस एक्टिविटी, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए हमें ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। और उसी तरह फिर उसके बाद क्या होता है कि जो टोटल वर्क है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल वर्क का जो एक सिंगल यूनिट होता है उसको हम जॉब कहते हैं। तो एवरी पर्सन इज असाइंड ए पर्टिकुलर जॉब। तो लॉजिक होता है कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक काम करे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। जब हम उसको काम को डिवाइड कर देते हैं, उसकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक, उसकी स्किल के मुताबिक उसको काम जो है असाइन किया जाता है। जैसे बैंक के अंदर एवरी पर्सन इज असाइंड ए डिफरेंट जॉब। वन पर्सन जो है क्लाइंट से कैश एक्सेप्ट करता है, दूसरा कैश पेमेंट करता है, अदर चेक एक्सेप्ट करता है। तो ये जो डिवीज़न ऑफ वर्क होता है ये काम को सिंप्लीफाई कर देता है और इससे एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। फिर उसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करते हैं। तो दो वेज हैं, जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन है, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन है। तो फंक्शनल के अंदर क्या होता है कि जो हमारी एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शन दे आर ग्रुप्ड इनटू वन डिपार्टमेंट। जैसे प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नाम दे देंगे हम कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होगी। जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होंगी, जो फिनांस की एक्टिविटीज़ हैं वो फिनांस डिपार्टमेंट में होगी। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब हम एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे मान लो एक फर्म जो है टेक्सटाइल में और दूसरी ऑटो पार्ट्स के अंदर डील करती है, तो वहाँ पे डिवीज़न हो जाएगी एक टेक्सटाइल की और दूसरी हो जाएगी ऑटो पार्ट्स की। अब जो टेक्सटाइल है उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, फिनांस डिपार्टमेंट भी होगा। उस तरह जो ऑटो पार्ट्स है तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या होता है कि जो भी हम अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ पर हम डिविजन्स बना देते हैं। फिर उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो यहाँ पे क्या है कि सुटेबल पर्सन, जैसे अब हमने ग्रुपिंग कर लिया है तो हमें पता है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए बंदे के अंदर ये क्वालिफिकेशन, ये स्किल चाहिए। तो डिफरेंट जॉब जो है सुटेबल पर्सन को असाइन की जाती है और यहाँ पे उनकी स्किल और क्वालिफिकेशन के मुताबिक दी जाती है। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के द्वारा जो होता है कि जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है कि एम्प्लॉयज़ आर असाइन ड्यूटीज़ बाय गिविंग देम ए डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसकी जो जॉब के साथ रिलेटेड जो जॉब के कंटेंट हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको क्लियर कट शब्दों में बताता है कि ये आपने इस जॉब के अंदर परफॉर्म करना है, ये जॉब की नेचर है। उसके बाद है एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशन। अब देखो, जब हम व्यक्ति को काम असाइन करते हैं तो उसको हमें, अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको हमें अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो अपने काम को स्मूथली कर सके। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो काम उनको असाइन किया गया है, जब काम ख़त्म करेंगे तो किस व्यक्ति को उन्होंने रिपोर्ट करना है, या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किस व्यक्ति को कांटेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी नहीं देते, तो वो काम कैसे करेगा? तो इक्वालिटी होनी चाहिए। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम अथॉरिटी असाइन करते हैं तो वहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है, प्रोडक्शन मैनेजर है, तो ही सुपीरियर, तो वो अपने नीचे जो काम करते हैं उनको काम असाइन करता है, उसके साथ उनको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब अथॉरिटी एस्टैब्लिश होती है तो मैनेजरल हायरार्की भी जो है क्रिएट हो जाती है कि इस व्यक्ति को आपने रिपोर्ट करना है, आप इसके सबॉर्डिनेट हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ए पर्सन विल बी एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, जब उसको एडिक्वेट अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो जॉब को कंप्लीट कर सके। अगर हम उसको प्रॉपर अथॉरिटी नहीं देते, जैसे किसी को कह दिया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो डेफिनेटली उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल परचेज करने की, लेबर रखने की भी अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर सकेगा। तो टॉप मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो लो लेवल को देती है ताकि लो लेवल जो है उस काम को एग्जीक्यूट कर सके। A person can be made responsible for a work only when he is given the required authority according to the responsibility। और उसी तरह क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस, एचआरएम, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इनको आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव हो सकें।
ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? देखो यहाँ पे हर व्यक्ति को उसकी जो स्किल है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके मुताबिक काम दिया जाता है। काम को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो डिफरेंट पर्सन दे आर गिवन डिफरेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन। तो उससे क्या होता है कि जब हम अपनी एक पार्ट को करेंगे तो उसमें हम स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हम काम को जल्दी कर सकते हैं। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, तो हमें पता है कि हमने इस व्यक्ति को रिपोर्ट करना है, वहाँ पे हमें क्लैरिटी होती है, तो काम जो है बड़ी स्मूथली से होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड होती है। और जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का काम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया गया होता है, क्लियरली डिफाइंड किया होता है कि जॉब की नेचर ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपने ये काम करना है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि एक ही व्यक्ति, मतलब ये नहीं होता कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो। तो उसी तरह जो बिज़नेस है, क्योंकि अगर वो एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है बहुत ही मतलब पॉसिबल है, क्योंकि सारा काम जो है स्मूथली होता है, विदाउट डिस्टर्बिंग होता है। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजिंग का जो वे है, जो मेथड है, उसको हम सुटेबली अमेंड कर सकें। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिमिलर और एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको एक डिपार्टमेंट के अंदर करते हैं। जैसे प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, तो जिससे क्या होता है, क्योंकि सारी प्रोडक्शन की एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी प्रोडक्शन के अंदर है, तो वहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स होती है, काम के अंदर हार्मनी रहती है। और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो अपना अपना काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करते हैं। और उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के क्रिएट किए जाते हैं, एक्टिविटीज़ की क्लबिंग होती है, तो वहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक काम दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि वो व्यक्ति उस काम के अंदर स्पेशलाइज हो जाता है और उस व्यक्ति को ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना, एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वेरियस पोजीशंस हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल, कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करोगे। जैसे प्रोडक्शन की एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगी, तो प्रोडक्शन जो मैनेजर है उसको आप, प्रोडक्शन के अंदर जितने भी बंदे हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। मार्केटिंग के अंदर जितने भी बंदे हैं वो मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मैनेजरल एंड ऑपरेशनल टास्क जो होते हैं परफॉर्म होते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, वर्क है, जो रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होता है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है जिसके अंदर टॉल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो एक व्यक्ति है वो कितने लोगों को अपने नीचे जो है सुपरवाइज़ कर रहा है, तो वो कम लोगों को सुपरवाइज़ कर रहा है। और वाइड स्पैन के अंदर क्या होता है कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोगों को जो है सुपरवाइज़ करते हो। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट जो है एक मैनेजर जो है इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से ही हमें पता चलता है कि जो काम है कितना स्मूथली हो रहा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है तो हमें पता होता है कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इस तरह से काम होगा, इस तरह से कम्युनिकेशन फ्लो होगी, इस बंदे को हम रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब काम को एलोकेट कर दिया तो हमें पता है कि ये इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे हमें पता चल जाता है, तो हम उस बंदे को ही पकड़ते हैं। तो वर्किंग स्टाइल के बारे में आइडिया मिलता है। और जो ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका आपस में कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ज़्यादा बेटर होता है। और उसी तरह लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करता है, और हर एक लेवल के अंदर वो कितने लोगों को सुपरवाइज कर रहा है, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट है कि यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। व्हेन दी एक्टिविटीज़ और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड दी फंक्शन ऑफ द जॉब, तो हम इसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है उसके बेसिस पे हम क्लबिंग करते हैं। जैसे प्रोडक्शन की एक्टिविटी प्रोडक्शन में होंगी, मार्केटिंग की एक्टिविटी मार्केटिंग में होंगी, फिनांस की एक्टिविटी फिनांस डिपार्टमेंट में होगी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या होता है
के सब डिपार्टमेंट जो होते हैं बनाए जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हम इस तरह से कर सकते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट। इवन टेरिटरी वाइज भी जो है ग्रुपिंग जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि आपने इस बंदे को रिपोर्ट करना है। तो चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट क्रिएट किए जाते हैं ताकि काम को हम सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जो है कर सकें। तो उसी तरह हम देखते हैं जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस, एचआरएम, परचेज के बेसिस पे क्या होता है कि जो फंक्शन है उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हायर अथॉरिटी है, फिर उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर जैसे प्रोडक्शन का हेड जो है प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग का मैनेजर, फिनांस का फिनांस मैनेजर, एचआरएम का एचआरएम मैनेजर और परचेज डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर। तो उसी तरह प्रोडक्शन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शनल से, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। तो हर एक व्यक्ति जो है अपनी जैसे प्रोडक्शन का बंदा है तो वो प्रोडक्शन के अंदर जो काम असाइन की गई है वो ही करेगा, तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब हर एक व्यक्ति को डिपार्टमेंट के अंदर जो काम दिया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, तो उससे कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। और इससे मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम बार बार जो उस काम को करते हैं तो उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं, तो रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है और इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी बच जाते हैं। और डिफरेंट जो फंक्शंस होती हैं उनको हम प्रॉपर अटेंशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि काम को डिफरेंट जो है अलग अलग व्यक्ति करते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये नहीं पता कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस सबको कोऑर्डिनेट होकर चलना है, तो प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन आती है। और उसी तरह क्या होता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होते हैं उस पर हमारी डिविएशन हो जाती है, हम अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। और कई बार क्या होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को होता है कि हमें रिसोर्सेज एलोकेट किए जाए। और कई बार जो है अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो सुटेबिलिटी है कि यहाँ पे जो डिवीज़न ऑफ वर्क है उसको हम फंक्शन के बेसिस पे कह सकते हैं, और यहाँ पे काम जो है स्पेशलाइजेशन के मुताबिक होता है, और यहाँ पे सिमिलर नेचर ऑफ जॉब को ग्रुप करना आसान होता है। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट जो है उसके साथ डीलिंग होती है, तो वहाँ पे ये सुटेबल है। तो नाउ कम्स द डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है, देखो यहाँ पे ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है बेसिकली ये वहाँ पे है कि जहाँ पे हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं या डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन चाहिए तो वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल है। और यहाँ पे हर एक डिवीज़न के अंदर ही सब, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस का काम होता है। और उसी तरह जो ग्रोइंग कंपनीज हैं जिनके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा सुटेबल है। तो उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बेसिकली जो डिविजनल है, क्योंकि यहाँ पे डिविजन्स के मुताबिक जो है काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कोई कंपनी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे मान लो वो टेक्सटाइल एरिया में भी डील करती है, जो है वो टेक्सटाइल एरियाज़ के अंदर भी डील करती है, और जैसे सोप भी बनाती है, उसी तरह ही जैसे वो कॉस्मेटिक भी बनाती है। तो वहाँ पे डिफरेंट डिवीज़न जो है वो क्रिएट कर दी जाती हैं ताकि हर एक डिवीज़न को जो है अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है और वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो एक प्रोडक्ट के साथ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम ग्रुप करते हैं एक डिवीज़न के मुताबिक। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सोप भी बनाती है, टेक्सटाइल भी बनाती है, मेडिसिन भी बनाती है, कॉस्मेटिक भी बनाती है। तो जो मेडिसिन के साथ एक्टिविटीज़ हैं वो मेडिसिन जो डिवीज़न है, उसी तरह जो टेक्सटाइल के अंदर एक्टिविटीज़ है वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर हो जाएगी। तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे सुटेबल होता है जहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं मल्टीपल होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट नहीं होते। तो अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, सोप, तो उसी तरह टेक्सटाइल के अंदर देखो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस, उसी तरह कॉस्मेटिक के अंदर, उसी तरह मेडिसिन के अंदर, उसी तरह सोप के अंदर। और इसका जो बेनिफिट होता है, एक तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट को डील करता है तो वो उसी प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाता है,
और यहाँ पे डिसीज़न जो होते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही फास्ट होते हैं, क्योंकि हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं रहना पड़ता। और उसी तरह इन जो इंडिविजुअल डिविजन्स होती हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम मेयर कर सकते हैं। फास्ट डिसीजन मेकिंग है तो जिससे फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, और न्यू डिपार्टमेंट हम बिना दूसरे एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना ऐड कर सकते हैं, तो ग्रोथ भी पॉसिबल है। और उसी तरह जो इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट डिवीज़न, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेक्सटाइल डिवीज़न है, कॉस्मेटिक डिवीज़न है, मेडिसिन है, फिर उसके अंदर क्या है कि प्रोडक्शन मार्केटिंग की एक्टिविटी है। तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे इन डिवीज़न्स को क्रिएट करने के लिए, इन डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। और हर एक डिपार्टमेंट जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करता है और ये नहीं मानता कि हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती है कि रिसोर्सेज को एलोकेशन करने के लिए। और यहाँ पे जो कॉस्ट होती है, क्योंकि डुप्लीकेशन हम अब देखते हैं कि जैसे वो कॉस्मेटिक है उसके अंदर भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है, उसी तरह ही जो दूसरे हैं, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि कॉस्ट इन्हांस हो जाती है।